आज कक्षा 8 के लिए हिंदी द्वितीय भाषा के अंतर्गत आज हम देखेंगे व्याकरण भाग के अंतर्गत हम देखेंगे पत्र लेखन। क्या देखेंगे? पत्र लेखन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और घ खंड में आने वाला भाग है। आज हम देखेंगे पत्र लेखन, उसी के साथ साथ अनुच्छेद लेखन भी इसके ऊपर हम देखेंगे। तो यह आपको पत्र लेखन जो है, लेखन का जो पार्ट है आपको 5 मार्क्स के लिए आता है। वैसे ही आपने 6ठी कक्षा में 7वीं कक्षा में देखा है कि पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन यानी क्या? पत्र लेखन यानी कि हम अपने वैचारिक चीज़ों को किस ढंग से लिखते हैं ना। ओरली भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन जो पत्र लिखने की जो कला है वो क्या करते हैं? हम लिखते हैं। लिख कर अपने मन में उठने वाले भावों को हम दूसरों को भेजते हैं अथवा दूसरों के जरिए लिखित भाषा स्वरूप में देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पत्र लेखन। तो पत्र लेखन के अंतर्गत हम देखें तो उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। उसमें से देखो, सबसे पहले आता औपचारिक पत्र और दूसरा आता अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले प्रार्थना पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, आवेदना पत्र, व्यावसायिक पत्र, शासकीय पत्र, सरकारी अथवा अर्ध सरकारी पत्र आते हैं। और उसी के तौर पर अगर हम देखे जाए, यानी कि यहाँ अनौपचारिक के आधार पर अगर देखे जाए, उसके अंतर्गत आते हैं बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र और उसी के साथ साथ आने वाले शुभकामनाएं पत्र। इस प्रकार के पत्र कहाँ पे आ जाते हैं? अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखेंगे औपचारिक यानी क्या। औपचारिक यानी जिन लोगों के साथ हमारे घरेलू संबंध नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को हम क्या कहते हैं? औपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र यानी उसको हम अगर देखा जाए, अनौपचारिक पत्र को हम घरेलू संबंध होते हैं उनको लिखे जाते हैं। यानी कि यहाँ पे माता पिता, भाई बहन, भांजा भांजी, भतीजा आदि को लिखे जाने वाले यहाँ पे। और औपचारिक के अंतर्गत देखे जाए तो प्रधानाचार्य, अगर आपको कहाँ पे लेटर वगैरह लिखना है, किसके अंतर्गत? जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो यहाँ अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको इंग्लिश में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। तो पत्र लिखने का एक कला है, वो कला भी सभी को नहीं आती। अगर वो लिखे तो बहुत ही सुंदर होता है। अपने मन में उठने वाले भावों को हम दूसरों के समक्ष प्रस्तावित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लिखते समय हमें क्या करना चाहिए। संबंध यानी कि देखिए किस प्रकार पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। पत्र लिखते समय संबंध यानी किसका संबंध होता है? देखिए संबंध के अनुसार माता पिता, गुरु, बड़ा भाई आदि के संबंधों को अगर हम इस वक्त पत्र ऐसे हमारे रिश्तेदारों को लिख रहे हैं तो उसका संबोधन किस प्रकार आना चाहिए। संबोधन में हम सर्वप्रथम मान्यवर, आदरणीय, माननीय और पूजनीय होना चाहिए। उसके बाद उसका अभिवादन किस प्रकार करना चाहिए? नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श आदि के अंतर्गत। उसी के अनुसार उसका निवेदन किस प्रकार होना चाहिए? यानी कि आपका स्नेह पात्र, आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार उसका निवेदन होना चाहिए। तो उसी के अंदर ये तो हुए रिश्तेदारों के संबंधों के लिए। और दूसरा आता है संबंधों के लिए, लेकिन अपने से छोटे, ये अपनों से बड़ों के लिए, लेकिन यहाँ पे आता है अपनों से छोटों के लिए, यानी छोटा भाई, पुत्र, भतीजा, भतीजी आदि रिश्तेदारों के लिए ये रहता है। तो छोटा अपने से छोटों के लिए लिखते समय संबोधन क्या होना चाहिए? चिरंजीव, प्रियवर, प्रिय आदि हम लिखते हैं। और अभिवादन के अंतर्गत अगर हम देखें तो यहाँ पे शुभशीष, प्रसन्न रहो आदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और निवेदन में देखा जाए तो तुम्हारी हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा शुभकांक्षी भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसी के तौर पर अगर आगे देखे जाए तो संबंध में मित्र, सहपाठी, बराबर आयु वाले को, यानी कि आपके समवयस्क के साथ पढ़ने वाले छात्रों यानी कि साथ में जो पढ़ते हैं आपके मित्र, उनके लिए आप क्या लिख सकते हैं संबोधन के आधार पर? प्रिय, मित्रवर, प्रियवर आदि आप लिख सकते हो, अथवा प्रिय भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसी के साथ साथ अभिवादन में अगर देखें तो यहाँ पे आप नमस्ते, सस्नेह, स्नेहकांक्षी आदि आप लिख सकते हो। और उसी के आधार पर निवेदन में को अगर आप गए तो यहाँ पे आप तुम्हारा स्नेही, सहृदयी, तुम्हारी सखी, तुम्हारा सखा आदि संबोधन निवेदन कर सकते हैं। तो अगर अंत में देखा जाए अधिकारियों को, अगर आपको व्यवहारिक तौर पर, अगर किसी बिजनेस तौर के ऊपर व्यवहारिक तौर पर अगर आपको पत्र लिखना है तो अधिकारियों को या प्रकाशकों को या पुस्तक विक्रेताओं को आदि को अगर आपको लिखना है, आदि को अगर आपको पत्र लिखना है तो आपको संबोधन आपका किस प्रकार होगा? श्रीमान अथवा श्रीमती, महोदय, अदरवाइज इधर महोदया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, यानी यहाँ स्त्री
होगा, श्रीमान और श्रीमती, पुरुषवाचक और स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए यहाँ परिवर्तन होता है, महोदय और महोदया उसी प्रकार। और यहाँ पे अभिवादन लिखने की आपको जरूरत नहीं रहती। और निवेदन में अगर आप देखें, आपका भवदीय, आपका आज्ञाकार, आपका विश्वासु, विश्वासमयी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो यह जस्ट आपको चार्ट है, इसके आधार पर आप लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे पत्र का ढांचा। पत्र लेखन के इधर देखो, औपचारिक पत्र में हम प्रधानाचार्य को, अगर आप यदि आप प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो लिख रहे हो तो संबंध में प्रधानाचार्य को संबोधन में श्रीमान, महोदय अथवा आदरणीय लिखे। परंतु यदि प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबंध में प्रधानाचार्य लिखें और संबोधन में श्रीमती, महोदया, आदरणीय लिखे। अभिवादन में कुछ न लिखे। और इसके बाद समापन में यदि पुरुष हो तो आपका आज्ञाकारी अथवा पार्थिव और भवदीय तथा भवदीय आदि शब्द लिख सकते हैं। किंतु यदि स्त्री है तो आपका, आपकी, आज्ञाकारी, पार्थिनी आदि आप लिख सकते हो। तो देखिए प्रधानाचार्य को आपको किस प्रकार ये पत्र दिया है, प्रधानाचार्य को 2 अथवा 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो देखिए बच्चे किस प्रकार लिखते हैं। सबसे पहले लिखते समय सेवा में, ये लिखिए, ये जिसे पत्र लिखा गया हो, क्या लिखते, हम कैसे लिखते हैं, जिसे पत्र लिखा गया हो उसमें सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। और उसके बाद आप कौन से स्कूल को, नेक्स्ट आता है विद्यालय का नाम, यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आपके विद्यालय का नाम जो भी हो, आप यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम लिखिए। और उसके बाद अगर महाराष्ट्र, कर्नाटका जो भी आता है प्रांत, वहाँ पे लिखकर, अगर कलबुर्गी गुलबर्गा में है तो गुलबर्गा कर्नाटका ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इस प्रकार आपको पता लिख सकते हैं। उसके उपरांत दिनांक आ जाएगा और उसके तुरंत उपरांत यानी कि विषय, यहाँ पे पता और स्कूल का नाम आ जाएगा। उसके उपरांत क्या आएगा, विषय, विषय यानी कि आपको लिखना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, 2 दिन के अवकाश अथवा 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो आप इसको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र भी लिख सकते हैं, अन्यथा इसको 3 दिन के अवकाश, आपको कितने दिन का अवकाश है, 2, 3, वह यहाँ पे 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना है। तो 3 दिन के अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र। कभी भी विषय संक्षिप्त में होना चाहिए, विषय बहुत ही कम शब्दों में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका अर्थ निकालना चाहिए, उस वे में आप पत्र का विषय लिखना चाहिए। और उसके उपरांत संबोधन यानी श्रीमान, उसके उपरांत आ जाता है प्रारंभ, पत्रारंभ अथवा अवकाश का कारण, यहाँ से शुरू होता है आपका जो कलेवर यानी मैटर, अथवा पत्र लिखने का प्रारंभ और उसमें जो रीजन है, किस कारण आप ले रहे हैं, यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो सविनय आप किस प्रकार लिखना देखें, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से लौटने के पश्चात मुझे तेज बुखार हो गया था, डॉक्टर ने 3 दिन का विश्राम करने को कहा है, कृपया मुझे, यानी कि जो डेट है आपको सही कर सकते हैं आप, 25 ऐसा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 25, 26 और 27 इस प्रकार में लिख सकते हो। 25 नवंबर से 27 नवंबर तक अवकाश प्रदान करें, ठीक है। आप प्रधानाचार्य को लिख रहे तो आपको उतनी ही विनम्रता होनी चाहिए। और उसके उपरांत आएगा प्रार्थना पत्र का प्राप्तकर्ता, उसके उपरांत आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी, क ख ग, अन्यथा आप नाम भी लिख सकते हो। लेटर में कभी कभी नाम मेंशन करते हैं, स्कूल का नाम, छात्र का नाम, तो लिख सकते हैं, अन्यथा क ख ग। और उसके उपरांत प्राप्तकर्ता का नेम अथवा जिसको लिखने वाले का नाम और पता। इसके बाद में यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमतरता होने के कारण मैंने थोड़ा नीचे लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कक्षा, पहले छात्र का नाम लिखना चाहिए यहाँ पे, उसके उपरांत कक्षा यानी कौन सी क्लास का है, सेक्शन अगर पता है तो कक्षा 8th यानी 8वीं अ, यानी कि विभाग कौन सा है, अ ब क ए बी सी जो सेक्शन रहता है उसी प्रकार अनुक्रमांक यानी कि जो आपका रोल नंबर रहता है, अनुक्रमांक 41 जो भी अनुक्रमांक हो अथवा रोल नंबर हो यहाँ पे ले सकते हैं। उसके उपरांत डेट। इस प्रकार आपको यह पत्र का ढांचा यानी कि एक पत्र का पैटर्न हो जाता है। फिर देखेंगे अनुच्छेद। पत्र के तो और भी पैटर्न है, लेकिन एक पत्र होने के बाद अनुच्छेद लेखन लिखिए, फिर नेक्स्ट क्लास में और 2 पत्र और 2 अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो देखिए अनुच्छेद लेखन यानी क्या, अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या होती है, अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ, पैराग्राफ यानी कि क्या, यानी पैराग्राफ का ही हिंदी में क्या होता है अर्थ होता है अनुच्छेद लेखन, अथवा संक्षिप्त में देखा जाए
तो उसका निबंध का एक शॉर्ट यानी निबंध की तरह ही रहता है, लेकिन शॉर्ट के वे में रहता है, यानी संक्षिप्त में रहता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अनुच्छेद लेखन सबसे पहले बहुत ही संक्षिप्त होना चाहिए और समस्त आयामों पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर अनुच्छेद लेखन से पहले रूपरेखा यानी क्या, यहाँ पे जो दी गई है रूपरेखा है, हाँ, तो यानी कि सबसे पहले वो क्या देते हैं, टॉपिक देते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक है भारतीय किसान के कष्ट, हाँ, तो इसकी रूपरेखा यानी कि इसके पॉइंट्स जो है यहाँ पे दिए जाते हैं, तो इसी पॉइंट के आधार पर आपको लिखना पड़ता है। अगर देखा जाए आपको किस प्रकार लिखना है, अनुच्छेद लेखन कम से कम 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। अगर आपने जस्ट रफली आपकी रूपरेखा है कि जो भी आपका सिनॉप्सिस है आप किस प्रकार बना सकते हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं, केंद्र बिंदु रहता है, उसके आधार पर आपको ये पूरा अनुच्छेद लेखन लिखना रहता है। तो अनुच्छेद लेखन के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आप 20 से 25 शब्दों में लिख सकते हैं, यानी 3 नहीं तो 4 सेंटेंस, 3.5 सेंटेंस बन सकते हैं। उसी के आधार 25 अगर आप करें तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 80 शब्दों में आपका अनुच्छेद लेखन बन जाता है। तो अनुच्छेद लेखन के विषय में अगर विषय में अगर विचार करें तो उसी पक्ष का वर्णन करें, यानी जो टॉपिक है उससे हटके आपको नहीं बात करनी चाहिए। एक ही बात को बार बार न दोहराए, यानी रिपीट नहीं करना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखे, यानी कि शब्द सीमा जो भी आपकी शब्द सीमा रखें 20 से 25 यानी क्या है, आपका लिमिट है। आपको दिया जाता है कि बोर्ड एग्जाम में हो अथवा 9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, सेम सभी को अनुच्छेद लेखन एक ही इसमें आता है। अभी जो प्रश्न पत्र का ढांचा अलग हुआ है वो बात अलग है 6 मार्क्स के लिए, लेकिन कक्षा 6 से 8 के दरमियान जो छात्र हैं उनको 5 मार्क्स के लिए अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है। अनुच्छेद लेखन कम से कम 80 से 120 शब्दों में अथवा 100 शब्दों में दिया जाता है। अगर सबसे पहले अगर आप देखें इसकी भूमिका यानी पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। अगर आप उदाहरण के तौर पर बताया जाए गाय के बारे में आपको अगर लिखना है तो किस प्रकार लिखना है, गाय क्या है, कौन सा पक्षी है, उसका महत्व क्या है, उससे मिलने वाले फायदे क्या है, किसान को गाय को अगर संबोधित करते हुए अन्नदाता कामधेनु क्यों संबोधित करते हैं। इस प्रकार अगर आपको अनुच्छेद में पॉइंट्स दिए जाए तो किस प्रकार आपको लिखना चाहिए यह दिया गया है। लेकिन आज यहाँ पे हम केवल एक ही टॉपिक लेंगे जो भारतीय किसान के कष्ट, यानी कि टॉपिक क्या है आपको दिया गया है भारतीय किसान के कष्ट। आपको एग्जाम में 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से एक टॉपिक का आपको चयन करना रहता है, एक विषय के बारे में आपको लिखना रहता है कम से कम 80 से 100 शब्दों में। तो यहाँ पे जो टॉपिक है विषय है भारतीय किसान। तो देखिए भारतीय किसान सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि लिखनी चाहिए। तो कैसा लिखा जाता है, भारतीय किसान समाज की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। भारतवर्ष प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए भारत की समग्र अर्थव्यवस्था यानी फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक स्टेटस है अथवा स्टेज है, भारतीय अर्थव्यवस्था है फाइनेंशियल किसानों पर निर्भर होती है। भारत का किसान विश्व में सबसे अधिक परिश्रमी माना जाता है, यानी सबसे ज्यादा अगर जो काम करता है वो कौन है, किसान है। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन बिना केवल पैसों से हम पेट नहीं भर सकते, गुजारा नहीं कर सकते, तो हमें किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, किसान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। उसी प्रकार हम यहाँ पे इतना 3 लाइन्स के हम क्या कर सकते हैं, उसकी पृष्ठभूमि भूमिका लिख सकते हैं। उसके ऊपर आप देखिए अन्नदाता की कठिनाइयाँ, यानी कि अगर पॉइंट केंद्र बिंदु दिया जाए उसको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो भारतीय किसान की खेती पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहती है, यानी उसको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, प्रकृति के ऊपर। परिश्रम से प्राप्त अनाज को व्यापारी लोगों तक सस्ते भाव पर खरीदते हैं, यानी कि जो व्यापारी होते हैं उनसे बहुत ही कम दामों में खरीदते हैं। भारतीय किसान शिक्षित नहीं होता, आजकल तो कॉमन है, लेकिन पहले अगर वंश परंपरा अगर देखा जाए तो भारतीय किसान क्या होते हैं, वंश परंपरा। उनके घर में अगर पिता व्यवसाय कर रहा है तो नेचुरली अनुवंशिक यानी कि पिता का जो व्यवसाय है आगे बढ़ाने के लिए उतना एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, इसलिए वो क्या करते हैं, कम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो भारतीय किसान कैसे रहते हैं, हाई क्वालिफाइड, यानी कि उनकी उच्च शिक्षा नहीं रहती, इसलिए वो कैसे रहते हैं, इतने शिक्षित नहीं होता है। वो अपने परंपरागत तरीकों द्वारा अन्न पैदा करता है, यानी वह अपने ही हिसाब से अनुवंशिक जो प्रथा रहती है उसी के अनुसार वो क्या करता है, अन्न को उगाता है अथवा अनाज को उगाता है। उसके बाद अगर यहाँ तक जो हुआ आपका दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तो और कठोर दिनचर्या भी कैसे रहती है, 3rd पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी केंद्र बिंदु दूसरे के ऊपर देखेंगे किस प्रकार उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
किसान सबके उठने से पूर्व किसान उठ जाता है, यानी अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल उठता है। कड़ाके की ठंडी हो या गर्मी का मौसम हो, वह कभी आलस नहीं करता। कहीं फसल बर्बाद न हो के डर से जीवन जीता है। देखिए, लेकिन उसकी कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी विकट परिस्थितियों का सामना करके किसान अपना जीवन व्यतीत करता है। यानी यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, उसकी कठिनाई और दिनचर्या भी यहाँ पे दर्शाई गई है। तो इसके लिए तीसरा बिंदु, केंद्र बिंदु जो है सुधार के उपाय, उसके आधार पर हम यहाँ पे थर्ड जो है वहाँ पे उसके आधार पर, केंद्र बिंदु के आधार पर यहाँ पे लिखेंगे। हमारे दिवंगत राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यानी उन्होंने क्या नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा था कि कृषक राष्ट्र का अन्नदाता है, उन्हें कृषि के सभी रसायन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि वह अच्छी खेती करके खुशहाल जीवन बिता सके। रसायन यानी फर्टिलाइजर्स, जो भी खाद वगैरह रहते हैं, हमारे किसान को, अगर कृषक को अच्छे फर्टिलाइजर्स यानी रसायन दिए जाए तो वो अच्छी तरह से खेती करेगा और भारत का भविष्य बनेगा। उससे क्या होगा, उसका जीवन भी साथ ही साथ खुशहाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है अनुच्छेद लेखन यहाँ पे खत्म होता है। तो इसमें अनुच्छेद लेखन में क्या दिया जाता है, शब्द सीमा रहती है, भाषा शैली रहती है और सुवाच्य अक्षरों में लिखा जाता है। ये भी ऐसे की तरह ही रहता है। ऐसे है निबंध का ही संक्षिप्त रूप क्या है, अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन का शाब्दिक अर्थ यानी कि इंग्लिश में उसको क्या कहा जाता है, पैराग्राफ। तो इस प्रकार अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है। तो बहुत ही इजी सरल शब्दों में भाषा, आपकी भाषा शैली बहुत, यानी कि अनुच्छेद लिखते समय हम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अब हम देखेंगे। तो अनुच्छेद लिखते समय देखिए, आपको उसकी रूपरेखा भी होनी चाहिए और कम से कम शब्दों में, आपकी शब्द रचना बनावट जैसी नहीं होनी चाहिए। रियल जैसे आप शब्द सीमा का अर्थ प्रकट करते उसी प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पे इतना ही दर्शाया जाता है कि भाषा शैली अति उत्तम हो और लिखावट में शुद्धता हो और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्त किया जाए। उसे क्या कहा जाता है, अनुलेखन, अनुच्छेद लेखन। तो आशा करती हूँ ये आपको अनुच्छेद लेखन का ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आपको एक ही क्लास में तो पॉसिबल नहीं है। तो पत्र लेखन और साथ ही साथ अनुच्छेद लेखन को PDF करके आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। आज तो हमने केवल अवकाश के लिए, पत्र लेखन में अवकाश प्रार्थना पत्र देखा अवकाश प्राप्ति के हेतु, और यहाँ पे किसान की समस्या यानी किसान के कष्ट, उसकी समस्या, उसकी कठिनाई के ऊपर चर्चा करके एक अनुच्छेद लेखन लिखा। तो उसी के साथ साथ शिकायती पत्र भी है, पत्र लेखन में देखा जाए तो बधाई पत्र है, निमंत्रण पत्र है, ये सब आपको PDF करके आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। आप उसको अपनी क्लास वर्क में लिखिए। तो फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।